तो नमस्कार दोस्तों, हिंदी सरोज ऑनलाइन में मैं डॉक्टर सुमित गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर हम हिंदी से रिलेटेड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं। ये यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी का बैच टारगेट करके चल रहा है दिसंबर 2024 के एग्जाम को। आज हम एक नई यूनिट कहानी वाली यूनिट शुरू करने वाले हैं। इसके साथ साथ हमारी यूनिट 2 हिंदी साहित्य का इतिहास भी चलती रहेगी। उसकी क्लासेस भी चल रही हैं, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो वहां पर जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें 17 या 18 क्लासेस हो चुकी हैं। और आज हम यहाँ पर चंद्रदेव से मेरी बातें बंग महिला की लिखी हुई कहानी, इससे हम कहानी वाली यूनिट की शुरुआत कर रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि इससे हमें प्रेरणा मिलती है और हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा मैटर प्रदान करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चंद्रदेव से मेरी बातें जो कहानी है, ये बंग महिला द्वारा लिखी गई है। ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अंग्रेजी शासन पर व्यंग्य करते हुए ये एक कहानी लिखी गई है, जिसमें लेखिका चंद्रदेव से, भगवान चंद्रमा से बातें करती है। और ये पत्रात्मक शैली में लिखी गई कहानी है। बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन इससे प्रश्न आने के चांसेस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत चरणों में, कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूं। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना, यानी कि मेरी बातों को आप ध्यान से सुनना। बिल्कुल, बड़ी कृपा होगी। कृपा का दान मांग रही है लेखिका। और बड़प्पन की ओर ध्यान देना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान दीजिएगा। कहती हूं सुनो, यानी कि अपना बड़प्पन बनाए रखिएगा। मैं सुनती हूं आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं, यानी जब से ये सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से आप यहां पर हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूं कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। यहां पर देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि भगवान चंद्रदेव को लेखिका जो है वो बूढ़े कहकर भी संबोधित करती है। उन्हें वृद्ध भगवान कहती है। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा एक ही और एक ही स्थान में करते आते हैं। यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट महकमे में ट्रांसफर होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशीला गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरमय नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों का भ्रमण करते। यानी कि आपका ट्रांसफर होता रहता जगह जगह, आप नई नई जगह देखते और आपकी पेंशन भी अच्छी खासी बन चुकी होती। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। ये देखिए, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि लेखिका वृद्ध भगवान को या फिर चंद्रदेव को कहां जाने की कहती है, तो वो काशी जाकर और हरि नाम सुमरण करने के लिए कहती है। तो जो भी कोई स्थान का नाम आया है, कोई संख्या आई है, या फिर किसी पात्र का कोई उपनाम आया है, उसे हमें जरूर याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। यह बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए।
आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, पर परलोक बनाना कैसा। ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो न, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करें तो आश्चर्य है क्या। तो किससे कंपैरिजन करते हैं, ये देवताओं से अंग्रेजों का कंपैरिजन करती हैं लेखिका। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन अथवा निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भिजवा देवें। तो आधुनिक भारत प्रभु की उपाधि देती है लेखिका लॉर्ड कर्जन को, ये भी हमें याद रखना है। लॉर्ड कर्जन को आधुनिक भारत प्रभु कहकर संबोधित किया गया है। आशा है कि वे आपको आदर पूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अदम भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो हैं ही नहीं। यानी कि इस पर व्यंग कर रही है हमारी लेखिका कि अंग्रेज जो है वो काले लोगों को अपना दास बनाती है, कृष्ण वर्ण वालों को अपना दास बनाती है, लेकिन आपके लिए फायदेमंद है क्योंकि आप तो एकदम सफेद हो दूध की तरह, तो आपको वो गुलाम नहीं बनाएगी बल्कि आपको कोई अच्छी पोस्ट ही देगी, ऐसा कह रही हैं लेखिका। क्योंकि आप कृष्णांग तो हैं ही नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठे। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा हैं। ये जो पंक्ति है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि लेखिका क्या कहकर संबोधित करती है चंद्र देव को या फिर चंद्रमा भगवान को। क्या क्या कहकर संबोधित करती है, सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा। आगे क्या कहती हैं पत्र में, मैं विश्वास करती हूं कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देवेंगे। ठीक है, यानी कि लॉर्ड कर्जन जो है वो स्थायी भाग्य विधाता यानी कि स्थायी तौर पर यहां पर शासन करने लग जाएंगे। वायसराय का क्या है 2 साल का टेन्योर होता था। तो कहना क्या चाहते हैं कि लॉर्ड कर्जन का इतना दबदबा था उस समय पर ब्रिटिश संसद में कि उनको परमानेंट वहां पर छोड़ा जा सकता था। इसीलिए क्या कह रही हैं कि जब वो परमानेंटली यहां आ जाएंगे, स्थायी रूप से यहाँ के देवता बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनकी कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय, उनको क्या है कमीशन और मिशन दोनों ही प्रिय हैं, ऐसा कह रही हैं हमारी लेखिका बंग महिला। क्या कमीशन और मिशन दोनों याद रखना है लॉर्ड कर्जन को, दोनों ये प्रिय हैं। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि काल में प्रचलित थे वे ही सब अब भी हैं, पर यहां तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। यहां पर वो अपने पुराने समय यानी भारत का जो पुराना समय था उसका और जो उस समय पर समकालीन जो समय चल रहा था वहां उसका तुलना कर रही हैं। मैं अनुमान करती हूं कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। यहां पर व्यंग्य है आधुनिक भारत की जनता पर कि वो गुलामी की जंजीरों में जकड़ी जा रही हैं
पश्चिमी सभ्यता की ओर आकर्षित हो रही हैं, यानी कि उन्होंने एक नकली चश्मा धारण कर लिया है। वो आंखों से, मन की आंखों से देख नहीं रहे हैं समाज में क्या चल रहा है, किस प्रकार वो गुलामी में जकड़े जा रहे हैं, बल्कि उन्होंने विलायती चश्मा पहन लिया है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभु भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूं कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूं कि आपको इतना अवकाश कहां, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलिडे अवश्य ही रहती है। यदि आप उस दिन चाहें तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारा हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित है। वहां के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा को भी लड़क दादा निकले। विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले, यानी उसके भी कोई पुरखे हैं। यही नहीं तो विश्वकर्मा जो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला विश्वकर्मा के भी लड़क दादा कि कल कारखानों में काम करने वाले कारीगरों को किस नाम से पुकारा गया है, तो विश्वकर्मा के लड़क दादा। ठीक है। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनी जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलिया करती है, वह बेचारी भी यहां मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। बिजली का उत्पादन जोरों से शुरू हो गया था, इसीलिए क्या कह रहे हैं कि आपकी जो बिजली है, जो बिजली आसमान में चमकती है, वो इंसान के हाथों का खिलौना होती जा रही है। भगवान निशानाथ, ये देखिए एक और नाम से संबोधित किया है, निशानाथ भी कहा है। जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरद वासिनी विश्व मोहनी सोदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। यानी कि अंधेरे में उजाले का काम करती है, रात में जो लाइटें जलती हैं वो। तो यहां पर बिजली को क्या कहकर संबोधित किया गया है, ये भी हमें याद रखना है। नीरद वासिनी विश्व मोहिनी सोदामिनी, ये 3 उपाधियों से बिजली को सुशोभित किया है, इनको याद रखना है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने ही हैं। किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि, पर यहां तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। रेलगाड़ी की यहां पर बात हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहां पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को लापटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ की पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जब बिजली आई देश में तब क्या हुआ, काम जो है वो आसानी से होने लगा, मजदूरों की कम कमी पड़ने लगी, पढ़े लिखे लोगों की ज्यादा आवश्यकता पड़ने लगी। तो क्या है, वहां पर नौकरियां कम हुई। इसीलिए कह रही हैं हमारे शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता,
वही आज पराये घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चूं तक नहीं कर सकती, क्या करे। बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। हरि पदोद्भाव त्रैलोक्य पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। तो ये भी जो शब्द हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। क्या है ये? हरि पदोद्भवा त्रैलोक्य पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आ गए हैं। सुरसरी गंगा का नाम है। क्या कह रहे हैं? वह भी अब स्थान स्थान में बंदग्रस्त हो रही है। नदियों पर क्या है? बांध बनाए जाते हैं बिजली पैदा करने के लिए। इसलिए लेखिका क्या कह रही है? वह भी अब स्थान स्थान पर बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वक्षस्थल पर जहां तहां मोटे मोटे बृहदकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। देखिए इसमें क्या है, कुछ स्थानों का भी जिक्र हुआ है। कलकत्ता का जिक्र हुआ है, अमरावती का जिक्र हुआ है और एडन गार्डन का। वहां एडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहां के विश्वविद्यालय के विश्व श्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्याधिनी विद्या को देखकर वीणा पाणी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वहीं के फोर्ट विलियम, देखिए फोर्ट विलियम का भी जिक्र आया है, इसका भी नाम हमें याद रखना है। फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहां के मिंट को देखकर सिंधु तनया, यहां पर ये जो है शब्द अर्थ ये इंपॉर्टेंट है। मिंट को टकसाल कहा गया है यहां पर, या टकसाल को मिंट कहा गया है, ये भी आ सकता है। लाइन देकर 2-3 पंक्तियां देकर पूछ लेगा कि मिंट का अर्थ यहां पर लेखक ने किस शब्द से माना है। सिंधु तनया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी। कमला देवी यहां पर किसका नाम लिया गया है? कमला देवी के नाम से मां लक्ष्मी को, लक्ष्मी देवी को संबोधित किया गया है कमला देवी नाम से। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां पर कमला देवी के नाम से लक्ष्मी को संबोधित किया गया है। लक्ष्मी तथा कुबेर भी अकचका जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विस्मयोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूं। संभव है कि यहां आने से आपको अनेक लाभ भी हों। आप जो अनादिकाल से निज उज्जवल वपु में कलंक की कालिमा लेपन करके कल्कि, शशांक, शशधर, शशलांछन आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं। ये जो उपाधियां हैं ये भी हमें याद रखनी है। क्या क्या उपाधियां दी हैं? कल्कि, शशांक, शशधर, शशलांछन, ये उपाधियां दी हुई हैं चंद्रदेव को। सिंधु तनय होने पर भी, सिंधु तनय नाम से भी उनको पुकारा गया है। सिंधु तनय होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बंबई का भी जिक्र यहां पर आया है तो 2 शहरों का जिक्र आया है, कलकत्ता और मुंबई। और स्थान कौन कौन से?
स्थान आए हैं एडन गार्डन, और दूसरा एक था फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम आया है, ये दो स्थानों के भी नाम आए हैं। आगे विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम में आने के लायक है कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से दाग छुड़ाने में कौन कामयाब हुए? तो हमें ये एक नाम याद रखना है, प्रोफेसर गज्जर। प्रोफेसर गज्जर हैं, उन्होंने उनकी प्रतिमूर्ति से दाग छुड़ाया। तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत न होंगे? यहां पर कटाक्ष किया गया है कि जो अंग्रेजी सरकार के चाटुकार शिक्षाविद थे उन पर यहां पर व्यंग्य किया गया है। शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान, चंद्रदेव के स्वामी सूर्य भगवान को कहा गया है। पर जब आप हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निकल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूं कि आप हमारे हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़कर फेंक दें। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय ही के वंशधरों का साम्राज्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो राजा महाराजा थे उनका शासन भारतवर्ष से छीना जा चुका है। अभी अंग्रेज यहां पर शासन करने लगे हैं। ना तो सूर्यवंशी राजा है ना चंद्रवंशी राजा हैं, और न अब भारत की वह शस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि यहां पर कहना चाहती हैं कि मुगलों ने आकर हमारी सोने की चिड़िया को लूटा। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। ये अंग्रेजों पर कटाक्ष है, व्यंग है। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूं तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो दो चार राजा नाम मात्र के हैं वे काठ के पुतलों की भांति हैं। यानी कि सबको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल में ले लिया है। कोई राजा अपना कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में हो क्या रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी है। यहाँ पर जो राजा हैं उन पर भी व्यंग्य है। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय, फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी को कहा गया है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछने लायक है। धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को चीफ जस्टिस कहा गया है। चित्रगुप्त को ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, को साथ अवश्य लेते आए। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर न करे
आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहां से उनको निकालना कुछ सहज बात न होगी। ये व्यंग है धन्वंतरी जी पर, अंग्रेजों पर। ये व्यंग है कि प्लेग बीमारी का जिक्र हुआ है, ये भी हमें ध्यान रखना है। किस बीमारी का जिक्र हुआ है? कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें में प्लेग बीमारी का जिक्र हुआ है। इसमें क्या कह रहे हैं कि धन्वंतरी जी जो हैं, फैमिली डॉक्टर हैं, जो वो जब धरती पर आएंगे तो यहाँ पर जो अंग्रेजी डॉक्टर हैं, जो मेडिसिन है एलोपैथी, वो सीख कर वो जाएं। क्योंकि अगर आप वाले ग्रह पर भगवान ना करे अगर प्लेग की बीमारी आ गई तो आपकी चिकित्सा कुछ नहीं कर पाएगी। सब यही के चिकित्सक, यहाँ की चिकित्सा जो प्रणाली है वही वहां काम दे पाएगी। यहीं जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहां आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा? यहाँ के इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी की भी बात हुई है। तो ये भी हमें याद रखना है कि आईपीसी का जिक्र भी हुआ है। देखो इसमें से ऐसे प्रश्न आ सकता है कि इनमें से किन किन बातों का वर्णन हुआ है चंद्रदेव से मेरी बातें में, या फिर चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी के अनुसार कौन कौन से कथन इस कहानी के अंतर्गत आए हैं, या फिर कौन कौन से कथन सही हैं। तो उनमें से 4-5 कथन दे देगा, उनमें से हमें छांट के बताने होंगे कि कौन कौन से कथन इस कहानी में आए हैं। तो हमें ये जो पॉइंट्स हैं, जो ये मेन नाम आए हैं, इनको याद रखना है। आईपीसी की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि को बहुत कुछ सुधार सकते हैं, और यदि बोझ न हो तो यहां से वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता हुए, तब उससे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। तो यहाँ पर राइटर्स बिल्डिंग का भी नाम आया है, ये भी कलकत्ता में होती थी, ये भी हमें याद रखना है। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूं। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात पर भी उत्तर न दिया। परंतु आपके इस मौनावलंब को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूं। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना तो को कबूल करके एक दफा यहाँ आइएगा जरूर, एक बंग महिला। तो ये जो कहानी थी, ये भारत की पहली राजनीतिक कहानी भी मानी जाती है। इस कहानी से बनने वाले जो प्रश्न हैं उनको हम अभी देख लेते हैं, इस कहानी की विशेषताएं भी, और जो जो प्रश्न इस कहानी से बन सकते हैं वो हम अभी देख लेते हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें, रचनाकार राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला। इसका प्रकाशन वर्ष 1904 ईस्वी, सरस्वती पत्रिका में। ये हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी मानी जाती है। इसकी शैली जो है वो हास्य व्यंग्य प्रधान पत्रात्मक शैली है। शैली हमें अच्छे से याद रखनी है सारी कहानियों की, क्योंकि शैली के नाम पर भी प्रश्न बन सकता है कि कौन सी कहानी किस शैली की है। मिलान वाला प्रश्न भी इसमें आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसका वर्ण विषय क्या है? लॉर्ड कर्जन की शासन नीति पर व्यंग्य करना। भारत की बदहाल आर्थिक स्थिति, इसको शुद्ध कर लीजिएगा, बदहाल लिख दिया है ये गलती से, बदहाल आएगा यहां पर, बदहाल आर्थिक स्थिति। यहां पर क्या है? भारत के जो हालात थे उस समय पर, अंग्रेज जो लूट लूट कर खा रहे थे देश को, उसका वर्णन किया गया है। बेरोजगारी, स्त्रियों की दयनीय दशा का चित्रण। भगवान चंद्रदेव जी को वृद्ध कहा गया है, ठीक है, वृद्ध कहा गया है उन्हें। पात्र इसमें कौन कौन है देख लेते हैं। कथा नायिका व या फिर
लेखिका, लेखिका जो है वही कथानायिका है। इसमें देखिए इनका नाम आया है, ये पात्र तो नहीं है, पात्र तो इसमें बोलने वाला जो है वो पात्र जो है वो खाली लेखिका है। इसमें चंद्रदेव ने भी कुछ नहीं बोला है, सिर्फ लेखिका ने अपनी बातें उनके सामने रखी हैं। या फिर ये लगा लीजिए ये कहानी जो है एक पत्र है, एक पत्र ही है ये, जो कि खाली लेखिका उसमें लिख रही है, बोल रही है, और किसी का कोई इसमें कथन है नहीं। तो इसमें जिन जिन का नाम आया है उन्हें हम याद रख सकते हैं। इसमें लेखिका है, धनवंतरी जिनको फैमिली डॉक्टर कहा गया है, चित्रगुप्त जिनको देवताओं का चीफ जस्टिस कहा गया है, लॉर्ड कर्जन जिनको भ्रष्ट राजनीति का प्रतीक इसमें दर्शाया गया है। इस कहानी में कोलकाता शहर का वर्णन हुआ है, प्लेग महामारी का जिक्र हुआ है। ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये हमें याद करने हैं। अगर आप कहानी को 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो पॉइंट्स ये सब जो हैं ये अपने आप ही आपको याद हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। कहानी का आरंभिक कथन देखिए, कोई भी कहानी है, नाटक है या फिर निबंध है, उसकी आरंभिक कहानियां हमें जरूर पढ़नी है, क्योंकि उन्हीं से प्रश्न कई बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि वो कथन दे देंगे और पूछेंगे कि ये कथन किस कहानी से, नाटक से, निबंध से, जो भी है उससे उद्धृत है, किससे ये लिया गया है। तो हमें आरंभिक कथन जो है वो इन सभी विधाओं के याद करने हैं। क्या कथन है इसका? भगवान चंद्रदेव आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम, मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूं। ये हैं बंग महिला चंद्रदेव से कह रही हैं। लेखिका चंद्रदेव को पेंशन प्राप्त कर काशी धाम में बैठकर, काशी जो है ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, कहां जाने के लिए कहती है? काशी जाने के लिए कहती है। काशी धाम में बैठकर हरि नाम सिमरन करने का सुझाव देती है। लेखिका ने लॉर्ड कर्जन को आधुनिक भारत प्रभु की संज्ञा दी है। चंद्रदेव को सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा कहा गया है। जो जो उपाधियां दी हैं वो हमें ध्यान में रखनी है। मैं समझ सकता हूं इतनी सारी उपाधियां याद नहीं हो सकती हैं, बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको जितना पढ़ेंगे, रिवाइज 3-4 बार कीजिए तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाएंगी। जब भी रिवाइज करें इन उपाधियों को अच्छे से एक बार देख लें तो ये हमें याद रहेगा। लॉर्ड कर्जन को कमीशन और मिशन दोनों प्रिय हैं, ये हमें याद रखनी है पंक्ति, क्योंकि लॉर्ड कर्जन का नाम और अन्य निबंधों में भी आने वाला है। अगर ये पंक्ति पूछ लेगा तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये किस निबंध या फिर किस नाटक की है। तो ये पंक्ति हमें अच्छे से याद रखनी है कि कमीशन और मिशन की बात जो है वो घोष कर रही है, राजेंद्र बाला घोष कर रही है। कमीशन और मिशन में भी 2 बार शय आया है, और ये जो लेखिका है इनके नाम में भी घोष शय है। तो इससे हम ये पहचान एक रख सकते हैं। आगे चलते हैं। चंद्रदेव को राजधानी कोलकाता देखने के लिए कहती है लेखिका। चंद्रदेव को भगवान निशानाथ कहकर संबोधित करती है। ईडन गार्डन का जिक्र हुआ है यहाँ पर कि ईडन गार्डन को देखिए। और कौन कौन से देवताओं का नाम आया इसमें? देवराज सुरेंद्र, सरस्वती, कार्तिकेय, कमला देवी या फिर लक्ष्मी, कुबेर तथा सूर्य देवता का इसमें नाम लिया गया है। चंद्रदेव को सिंधु तनय भी कहा गया है। ये अशुद्ध है, टाइपिंग मिस्टेक है। इस तनय को आप तनया कर लीजिएगा। ये जो कहानी है इसमें सिंधु तनया लिखा गया है, ठीक है। महारानी विक्टोरिया की मूर्ति से कालीमा छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर कामयाब हुए थे। चंद्रदेव का स्वामी कौन है? सूर्य भगवान है। आईपीसी की बात हुई है, इंडियन पेनल कोड की बात हुई है। ये एक इंपॉर्टेंट कथन है
क्या आपके डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है, यदि आप हमारे न्यायशीला गवर्नमेंट में किसी विभाग में सर्विस करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती। ये कथन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मुझे लगा, इसलिए मैंने इसमें रखा है। ये कौन कहती है? बंग महिला राजेंद्र बाला घोष जी कहती हैं चंद्रदेव से। ये प्रश्न किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछने लायक है कि ये कथन किसने किसको कहा है, या फिर ये किस कहानी की, किस रचना की ये पंक्तियां हैं। तो ये हमें याद रख लेना है। आज की क्लास जो है यही समाप्त होती है। कैसी लगी आपको क्लास कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दूसरी जो क्लास है वो हिंदी साहित्य के इतिहास की चल रही है। कल शायद वो क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन आज फिर से वो क्लास अपलोड हो जाएगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारा मनोबल इससे टूटता है। पूरा कोर्स हम आपका दिसंबर तक करके देंगे। यूजीसी नेट जेआरएफ हो चाहे एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, दोनों का कोर्स बिल्कुल सेम ही है। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये प्लेटफॉर्म बेस्ट है। आप इससे जुड़िए और सारी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।